मेरा नाम रॉय थॉमस है। आज मैं लंदन की इस चकाचौंध भरी जिंदगी में एक ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर काम करता हूं, जहां हर चीज पिक्सल और लॉजिक पर टिकी है। लेकिन मेरी रूह के एक कोने में आज भी वह 12 साल का लड़का कैद है, जो सरी के उस पुराने सीलन भरे मैनर की गलियों में खो गया था। लोग कहते हैं कि बचपन की यादें धुंधली हो जाती हैं, पर मेरी यादें उस आईने की दरार की तरह साफ और नुकीली हैं। वह घर कोई साधारण घर नहीं था। वह मेरी दादी का केयर होम यानी वृद्धाश्रम था। कल्पना कीजिए, एक विशाल विक्टोरियन इमारत, जिसकी दीवारों पर काई जमी थी और जिसकी खिड़कियां रात की हवा में ऐसे रोती थी जैसे कोई बिलख रहा हो। मेरे माता पिता वहां फुल टाइम काम करते थे। जहां दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, मेरा बचपन दवाइयों की गंध, पुरानी यादों में डूबे बुजुर्गों की बड़बड़ाहट और मौत के उस खामोश इंतजार के बीच बीता जो उस घर की हवाओं में घुला था। उस घर में एक अजीब सी ऊर्जा थी। दिन में तो सब ठीक रहता, लेकिन रात होते ही मैना का चरित्र बदल जाता। सबसे भयानक आवाज वह थी जिसे मैं आज भी याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, खरोचने की आवाज। यह आवाज ठीक मेरे कमरे की छत के ऊपर से आती थी, यानी उस बंद अटारी से जहां सालों से कोई नहीं गया था। ऐसा लगता था जैसे कोई लकड़ी पर अपने नाखून गड़ा रहा हो, धीरे धीरे, जैसे वह बाहर आने का रास्ता ढूंढ रहा हो। मेरे माता पिता इसे चूहों की आवाज कहकर टाल देते थे, लेकिन मैं जानता था कि चूहे इतनी लयबद्ध तरीके से नहीं खरोचते। एक दोपहर, जब घर में सन्नाटा था और माता पिता नीचे रसोई में व्यस्त थे, मेरी जिज्ञासा मेरे डर पर हावी हो गई। मैंने माँ की ड्रेसिंग टेबल से एक भारी कुर्सी खींची और उसे अटारी के छोटे से दरवाजे के नीचे लगाया। जब मैंने उस कुंडी को घुमाया, तो एक ऐसी आवाज हुई जैसे किसी ने सदियों की खामोशी तोड़ी हो। धूल भरी सीढ़ियां नीचे गिरी और उनके साथ आए एक बासी, ठंडी हवा, जिसमें पुराने कपड़ों और सड़ती हुई लकड़ी की गंध थी। अटारी में रोशनी कम थी। धूल के कण हवा में नाच रहे थे। चारों तरफ पुराने ट्रंक, टूटी हुई कुर्सियां और मकड़ी के जाले थे। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी कमरे के सबसे अंधेरे कोने में मेरी नजर उस पर पड़ी। वह एक टेबल मिरर था, लंबा, कलात्मक और डरावना। उसका फ्रेम महोगनी की लकड़ी का बना था, जिस पर अजीबोगरीब आकृतियां उकेरी गई थी। वे फूल पत्तियां नहीं थी, बल्कि ऐसा लगता था जैसे तड़पते हुए हाथ हो। आईने के बीच में एक घूमने वाला हिस्सा था और उसके निचले दाएं कोने में एक बारीक सी दरार थी। अजीब बात यह थी कि पूरी अटारी धूल से लदी थी, लेकिन वह आईना एकदम साफ था, जैसे उसे कोई रोज पोंछता हो। जैसे ही मैं उसके सामने खड़ा हुआ, मुझे एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। मुझे अपनी ही परछाई कुछ अलग लगी, ज्यादा गहरी, ज्यादा काली। रॉय, तुम ऊपर क्या कर रहे हो? नीचे से पापा की आवाज आई। मैं हड़बड़ा गया, पर उस पल न जाने मुझ पर क्या सवार हुआ, मैंने जिद पकड़ ली कि मुझे वह आईना अपने कमरे में चाहिए। पापा ने मना किया, मम्मी ने कहा कि वह मनहूस लग रहा है, पर मेरी जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। शाम तक वह आईना मेरे बिस्तर के ठीक सामने वाली दीवार के पास खड़ा था। उसी रात मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। आधी रात को मेरी आंख खुली। कमरा बिल्कुल शांत था, सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। और फिर वही आवाज फिर से गूंजने लगी। इस बार वह ऊपर से नहीं, बल्कि कमरे के अंदर से उठ रही थी, जैसे कोई अदृश्य मौजूदगी धीरे धीरे मेरे बिल्कुल पास आकर ठहर गई हो। मैंने डरते डरते आंखें खोली और सामने आईने की ओर देखा। बाहर से आती चांदनी की हल्की रोशनी आईने पर पड़ रही थी। शुरुआत में मुझे सिर्फ अपना बिस्तर और खुद की धुंधली आकृति दिखी, लेकिन जैसे ही मेरी नजर आईने के निचले कोने पर पड़ी, मेरा खून जम गया। आईने के भीतर, मेरे बिस्तर के नीचे से एक चेहरा झांक रहा था। वह एक चीनी आदमी का चेहरा था। उसकी त्वचा पीली और कागज जैसी पतली थी। उसकी आंखें, वे आंखें किसी इंसान की नहीं लग रही थी। उनमें एक ऐसी नफरत और जलन थी, जैसे मैंने उसकी कोई बहुत कीमती चीज चुरा ली हो। मैंने झटके से अपने बिस्तर के नीचे देखा, वहां कुछ नहीं था। धूल का एक कण भी नहीं। लेकिन जब मैंने वापस आईने में देखा, तो वह आदमी अब बिस्तर के नीचे नहीं था। वह आईने के भीतर मेरी खिड़की के पास खड़ा था, मुझे घूर रहा था। वो हिल नहीं रहा था, बस स्थिर था, जैसे कोई तस्वीर हो। अगले कई हफ्तों तक ये सिलसिला चलता रहा। वह आदमी कभी आईने के भीतर मेरी अलमारी के पीछे छुपा दिखता, तो कभी मेरे पीछे खड़ा हुआ।
वह कभी आईने से बाहर नहीं आया, लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी भारी थी कि मुझे अपने ही कमरे में दम घुटने लगा। मैंने खाना पीना कम कर दिया। स्कूल में मेरा मन नहीं लगता था। मैं बस उस आईने को देखता रहता। मुझे लगने लगा था कि वह आदमी मुझे कुछ बताना चाहता है, या शायद वह मुझे अपने अंदर खींचना चाहता है। एक दिन मैंने हिम्मत जुटाकर अपनी दादी से पूछा, दादी, उस आईने का मालिक कौन था? क्या उस पुराने मैनर में कोई चीनी आदमी रहता था? दादी की आंखें अचानक पथरा गईं। उन्होंने अपनी चाय का कप नीचे रखा और कांपते हाथों से अपनी माला पकड़ ली। बेटा, वह आईना वहां हमेशा से था, मैनर बनने से भी पहले से। कहते हैं उसे समुद्र के पार से लाया गया था, पर किसने लाया, यह कोई नहीं जानता। और चीनी आदमी? नहीं रॉय, यहाँ कभी कोई विदेशी नहीं रहा। दादी की बात ने मुझे और डरा दिया। अगर वह कोई पूर्व निवासी नहीं था, तो वह कौन था? और वह उस आईने में क्यों कैद था? जैसे जैसे दिन बीतते गए, उस आदमी का गुस्सा बढ़ता गया। अब वह आईने के भीतर सामान पटकने का नाटक करता, हालांकि असल कमरे में कोई आवाज नहीं होती थी। वह मेरी ओर उंगली उठाकर कुछ बुदबुदाता, जैसे कोई प्राचीन श्राप दे रहा हो। मेरी जिंदगी एक दोहरी दुनिया में बंट गई थी। एक वह जहां मैं सोता, जागता और पढ़ता था, और दूसरी वह जो उस आईने के कांच के पीछे बसती थी, जहां वह रहस्यमय आदमी धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा था। मुझे नहीं पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। असली आतंक तो तब शुरू होना था जब हम वह घर छोड़कर जाने वाले थे। क्योंकि मुझे लगा था कि घर बदलने से पीछा छूट जाएगा, पर मैं गलत था। वह आईना मुझसे जुड़ चुका था। हम सरी का वह पुराना मैनर छोड़कर साउथ इंग्लैंड के एक तटीय इलाके में शिफ्ट हो गए थे। मुझे लगा था कि उस पुराने घर की दीवारों के साथ वह डर भी पीछे छूट जाएगा। लेकिन मेरी जिद और उस आईने के प्रति मेरी अजीब सी मोहब्बत ने उसे हमारे नए घर तक पहुंचा दिया। अब मैं 17 साल का हो चुका था। 5 साल बीत चुके थे, पर वह चीनी आदमी आईने के भीतर से कहीं नहीं गया था। हाँ, वह थोड़ा शांत जरूर हो गया था। अब वह रोज नहीं दिखता था, पर मुझे पता था कि वह वही है, कांच की उस पतली परत के पीछे, अंधेरे में दुबका हुआ, सही मौके का इंतजार कर रहा। मेरे 18वें जन्मदिन की रात को दोस्तों के साथ एक छोटी सी पार्टी हुई थी। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली, तो सूरज की किरणें खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी। मेरा सिर भारी था। मैं आधा लेटा हुआ, आधा बैठा हुआ था कि अचानक मेरी नजर सामने पड़े उस पुराने आईने पर गई। 5 साल में पहली बार वह आईना थरथरा रहा था। शुरुआत में मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है या हैंगओवर का असर, पर नहीं, आईना अपनी जगह पर स्थिर था, लेकिन उसके भीतर का दृश्य हिल रहा था। जैसे पानी में कोई पत्थर फेंक दे और लहरें उठने लगे। और फिर वह दिखा, वह चीनी आदमी। इस बार वह कोने में नहीं खड़ा था, वह आईने के बिल्कुल बीचों बीच आ गया था। उसका चेहरा अब पहले से कहीं ज्यादा साफ था, उसकी खाल हड्डियों से चिपकी हुई थी, जैसे बरसों से उसे धूप न मिली हो। उसकी आंखों की पुतलियां सुर्ख लाल थीं, मानो उनमें आग जल रही हो। मैं हक्का बक्का होकर उसे देखता रहा। अचानक उसने अपना हाथ उठाया, लेकिन ये सामान्य नहीं था। उसने अपना हाथ आईने के भीतर की अलमारी से बाहर निकाला। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर अलमारी के पीछे से बाहर आने लगा। वह आईने के भीतर चल रहा था। वह बिल्कुल मेरी नकल करने लगा। मैंने अपना हाथ माथे पर रखा, उसने भी रखा, लेकिन उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। वह मेरी नकल नहीं कर रहा था, वह मेरा मजाक उड़ा रहा था। अचानक उसने अपनी चाल बदल दी। मैं स्थिर बैठा था, लेकिन आईने में मेरा अक्स, जो अब वह आदमी बन चुका था, खड़ा हो गया। वह धीरे धीरे आईने के कांच की ओर बढ़ने लगा। वह अब इतना करीब था कि उसकी सांसों की भाप कांच पर जमने लगी थी। तुम कौन हो? मेरे गले से एक दबी हुई आवाज निकली। आईने के भीतर से एक ऐसी आवाज आई जैसे सूखी पत्तियां आपस में टकरा रही हो। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी उंगली उठाए और आईने के कांच पर अंदर की तरफ से कुछ कुरेदने लगा। वही बचपन वाली खरोचने की आवाज। उसने कांच पर लिखा, तुम मेरे हो। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मुझे महसूस हुआ कि मेरा शरीर सुन्न पड़ रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी ऊर्जा, मेरा जीवन, मेरी रूह खींचकर उस आईने के अंदर जा रही है। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, पर मेरे पैर जमीन से चिपक गए थे। तभी उस आदमी ने अपना हाथ आईने के कांच पर रखा।
अनजाने में, जैसे किसी सम्मोहन में, मेरा हाथ भी उठा और ठीक उसी जगह पर टिक गया जहां उसका हाथ था। जैसे ही हमारी उंगलियों ने कांच के आर पार एक दूसरे को छुआ, मुझे एक बिजली जैसा झटका लगा। कमरा बर्फीला ठंडा हो गया। आईने के भीतर का वह आदमी अब मुस्कुरा रहा था, एक ऐसी मुस्कान जिसमें दांत नहीं थे, बस एक काला गड्ढा था। उसकी उंगलियां कांच को चीरकर बाहर आने लगी। कांच पिघले हुए मोम की तरह व्यवहार कर रहा था। उसके काले नाखून मेरी खाल में धंसने ही वाले थे कि अचानक मेरे कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुला। दादी अंदर आई। उनके चेहरे पर वह खौफ था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उनके हाथ में एक पुरानी, धूल भरी पेंटिंग थी जिसे उन्होंने मखमल के कपड़े में लपेट रखा था। रॉय, अपनी आंखें बंद करो, वह चिल्लाई। उस समय एक जोरदार गर्जना हुई, जैसे आसमान फट गया हो। पूरा कमरा हिलने लगा। किताबों की अलमारी गिर गई, खिड़कियों के कांच चटक गए। दादी ने फुर्ती से उस पेंटिंग का कपड़ा हटाया और उसे आईने की तरफ कर दिया। वह पेंटिंग, वह ठीक उसी आदमी की थी, लेकिन उसमें वह एक सिंहासन पर बैठा था। उसके गले में अजीब से ताबीज थे और हाथ में वही आईना था। वह कोई साधारण कैदी नहीं था, वह उस आईने का रक्षक या शायद उसका निर्माता था। दादी ने कुछ प्राचीन मंत्र जैसा बुदबुदाया। आईने के भीतर से एक चीख निकली, ऐसी चीख जिसे सुनकर कान के पर्दे फट जाएं। वह आदमी पीछे की ओर खींचने लगा। आईने का कांच फिर से सख्त होने लगा। एक आखिरी झटके के साथ सब कुछ शांत हो गया। मैं फर्श पर गिर पड़ा, हाँफ रहा था। मेरा शरीर पसीने से तरबतर था। दादी मेरे पास आई और उन्होंने मुझे गले लगा लिया। वह क्या था दादी? मैंने कांपते हुए पूछा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस उस पेंटिंग को नीचे रखा। जैसे ही पेंटिंग जमीन पर गिरी, उसका लकड़ी का फ्रेम टूट गया। वह कैनवास उल्टा होकर गिरा। जब मैंने उसे सीधा किया तो मेरा दम निकल गया। पेंटिंग में अब वह आदमी नहीं था, वह सिंहासन खाली था। मैंने डरते हुए आईने की तरफ देखा। आईना अब एक साधारण आईने जैसा लग रहा था। कोई साया नहीं, कोई आवाज नहीं। लेकिन जब मैं उठकर उसके पास गया और उसे ध्यान से देखा, तो नीचे वाले कोने में, जहां वह दरार थी, वहां खून जैसी लाल स्याही से एक नया शब्द उभरा हुआ था, सून। मरने से पहले दादी ने मुझे उस आईने का राज बता ही दिया। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, रॉय, जब उस रात मैंने तुम्हें उस कमरे में तड़पते देखा, तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया। तुम नहीं जानते कि उस कांच के पीछे क्या छिपा है। तुम उसे बस एक साया समझ रहे हो, लेकिन वह एक जिंदा अभिशाप है। पास आओ रॉय, और ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं बताने जा रही हूँ, वह किसी कहानी से कम नहीं, पर सच्चाई उससे कहीं ज्यादा कड़वी है। बेटा, उस आईने में जो चेहरा तुम देखते हो, वह लियांग का है। 19वीं सदी के मध्य में, वह शंघाई का एक बहुत बड़ा तांत्रिक हुआ करता था। लोग कहते थे कि वह आईनों से बातें करता है। उसका मानना था कि इंसान का शरीर तो मिट्टी है, पर उसकी रूह को एक कांच के घर में हमेशा के लिए कैद किया जा सकता है। उसने ये चैवल मिरर खुद बनाया था, पर इसे बनाने के लिए उसने साधारण पारा या चांदी नहीं, बल्कि एक बलि दी थी और अपनी खुद की परछाई का एक हिस्सा उस कांच में फूंक दिया था। वह चाहता था कि जब उसका शरीर बूढ़ा होकर मर जाए, तो उसकी रूह इस आईने में चली जाए और वहां से वह किसी दूसरे जवान शरीर को चुनकर उसमें प्रवेश कर सके। इसे सोल स्वैपिंग, रूहों की अदला बदली कहते हैं। जब लियांग के शिष्यों को उसके इस भयानक इरादे का पता चला, तो वे डर गए। वे जानते थे कि अगर लियांग एक बार बाहर आ गया, तो वह अमर हो जाएगा। उन्होंने उसे रोकने के लिए एक रास्ता निकाला। उन्होंने एक तांत्रिक पेंटिंग बनवाई, वही पेंटिंग जो मेरे हाथ में थी। वह पेंटिंग कोई साधारण चित्र नहीं है रॉय, वह एक कैदखाना है। उस पेंटिंग को इस तरह अभिमंत्रित किया गया था कि जब तक वह पेंटिंग उस आईने के पास रहेगी, लियांग की रूह उस कांच के घेरे से बाहर नहीं निकल पाएगी। वह देख पाएगा, सुन पाएगा, तुम्हें डरा पाएगा, पर वह कांच की दीवार को लांघ कर तुम्हारी दुनिया में कदम नहीं रख पाएगा। तुम पूछ रहे थे न कि उसने इतने साल इंतजार क्यों किया। रॉय, एक रूह को दूसरे शरीर पर कब्जा करने के लिए उस शरीर का मच्योर होना जरूरी है। 18 साल की उम्र में इंसान की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। वह पिछले 5 सालों से तुम्हें सिर्फ देख नहीं रहा था, वह तुम्हें तैयार कर रहा था। तुम्हारा डर उसे ताकत दे रहा था। वह धीरे धीरे तुम्हारी और अपनी रूह के बीच एक पुल बना रहा था। उस सुबह जब तुमने उसे छुआ, तो वह पुल पूरा हो गया था।
अगर मैं 1 सेकंड की भी देरी कर देती तो आज मेरे सामने मेरा पोता रॉय नहीं बल्कि 200 साल पुराना वह तांत्रिक लियांग खड़ा होता। दादी ने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और उनकी आवाज धीमी हो गई, लेकिन रॉय, एक अनहोनी हो गई है। जब वह पेंटिंग फर्श पर गिरी और उसका फ्रेम टूटा तो वह सुरक्षा चक्र खंडित हो गया। लियांग अब उस पेंटिंग के ताले में बंद नहीं है। उसने आईने पर जल्द ही लिखा है, इसका मतलब जानते हो। वह अब आईने में कैद नहीं है, वह अब आजाद है। वह अब तुम्हारे साए में छिप सकता है, तुम्हारी नींदों में आ सकता है। वह बस उस पल का इंतजार कर रहा है जब तुम दोबारा कमजोर पड़ो या किसी दूसरे आईने में अपनी परछाई को गौर से देखो। दादी की बातें सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने मुझे चेतावनी देते हुए आखिरी शब्द कहे, याद रखना रॉय, आईना कभी झूठ नहीं बोलता, पर वह सच भी पूरा नहीं दिखाता। अब से तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी परछाई के पीछे कोई और भी चल रहा है। अब मैं 28 साल का हूँ। दादी को गुजरे कई साल हो चुके हैं और वह सुरक्षा देने वाली पेंटिंग भी वक्त की धूल में कहीं खो गई। मैंने उस आईने से पीछा छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश की, पर वह किसी न किसी तरह वापस मेरे पास आ ही गया। हार मानकर मैंने उसे अपने लंदन वाले अपार्टमेंट के स्टोर रूम में रख दिया और उसे एक भारी काले कपड़े से ढककर दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। मुझे लगा था कि बंद दरवाजे के पीछे वह शांत रहेगा, पर लियांग की ताकत अब आईने की मोहताज नहीं रही थी। कल रात वह खौफनाक इंतजार खत्म हो गया। मैं अपने बेडरूम में गहरी नींद में था कि अचानक रात के 3 बजे मेरे बेडरूम का दरवाजा धीरे से खुला। मेरी आंख खुली, पर मैं हिल नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने मुझे बिस्तर से जकड़ दिया हो। तभी मैंने देखा, स्टोर रूम जो कि गलियारे के अंत में था, उसका दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ था। गलियारे की डिम लाइट में मैंने देखा कि वह काला कपड़ा घिसटता हुआ स्टोर रूम से बाहर आ रहा था, जैसे कोई उसे अंदर से खींचकर फेंक रहा हो। सन्नाटे में वही जानी पहचानी आवाज गूंजी, कांच पर उंगलियां रगड़ने की आवाज। अचानक मेरे बेडरूम की दीवार पर लगा साधारण सा सजावटी आईना चमकने लगा। लियांग उस स्टोर रूम वाले आईने में कैद जरूर था, लेकिन अब वह मेरे घर के हर आईने और हर कांच की सतह को एक खिड़की की तरह इस्तेमाल कर रहा था। स्टोर रूम से वह पुराना आईना खुद ब खुद सरकता हुआ गलियारे से निकलकर मेरे बेडरूम के सामने आकर रुक गया। उसका काला कपड़ा अब पूरी तरह हट चुका था। मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाया। एक अदृश्य शक्ति ने मुझे बिस्तर से उठाया और उस आईने के सामने लाकर खड़ा कर दिया। आईने के भीतर लियांग खड़ा था। उसकी सुर्ख आंखें मेरी आंखों में धंस रही थी। उसने अपना बर्फीला हाथ आईने के कांच पर अंदर से रखा। जैसे ही उसने कांच को छुआ, मेरे बेडरूम के तापमान में भारी गिरावट आई। मेरा हाथ कांपते हुए उठा और आईने पर टिक गया। जैसे ही हमारी उंगलियां मिली, कांच पानी की तरह पिघल गया और लियांग का हाथ बाहर निकलकर मेरी कलाई पर कस गया। तुम्हारी बारी अंदर आने की, उसकी आवाज मेरे दिमाग के भीतर किसी जहरीले सांप की तरह फुसफुसाई। एक जोरदार झटके के साथ मुझे महसूस हुआ कि मेरा दम घुट रहा है, जैसे कोई मुझे किसी तंग और ठंडी सुरंग में खींच रहा हो। अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। मैं अब आईने के अंदर हूँ। यहाँ कोई हवा नहीं है, कोई आवाज नहीं है। मैं सामने देखता हूँ, मेरा ही शरीर आईने के बाहर खड़ा है। लियांग, जो अब मेरा रूप धर चुका है, उसने जमीन पर पड़ा वह काला कपड़ा उठाया और बड़े इत्मीनान से आईने के ऊपर डाल दिया। कपड़ा गिरते ही मेरे लिए पूरी दुनिया अंधेरी हो गई। अब वह लियांग मेरी जिंदगी जी रहा है। वह ऑफिस जाता है, दोस्तों से मिलता है और आईने के सामने खड़े होकर अपनी नई मुस्कान को संवारता है। किसी को शक भी नहीं होता कि असली रॉय थॉमस स्टोर रूम में रखे उस पुराने आईने के अंधेरे में कैद है और बाहर घूमने वाला आदमी सिर्फ एक जिंदा मुखौटा है। अगली बार जब आप किसी पुराने आईने के सामने खड़े हों, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपकी परछाई आपकी आंखों में कुछ ज्यादा ही गहराई से देख रही है, तो शायद कोई और है जो आपकी जिंदगी में कदम रखने की तैयारी कर रहा है।